गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में कॉमर्स से संबंधित सारी जानकारियां पहुंचाई जा रही है। तो आज का क्लास जो बहुत सारी कोर्सेज का क्लासेस तो चल रही है, लेकिन ये बहुत ही गौरवान्वित वाली क्षण है कि आज जो मैट्रिक क्लास से जो आगे बढ़ करके 11 क्लास में आए हुए हैं और जिनका फैकल्टी कॉमर्स चुना हुआ है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही सौभाग्य वाली क्षण है कि आज जो हमारी बाजार की जो स्थिति है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को की स्थिति है, वह हमारा बहुत ही प्रतिकूल है। मतलब ऑफलाइन क्लासेस आज की तारीख में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के बीच में जो इंटरनेट के माध्यम से जो लगाव बना हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर आपको ऑफलाइन की क्लास की जगह पर ऑनलाइन की सुविधा दी जा रही है। और सबसे पहली बात है कि कोई भी स्टूडेंट अगर कॉमर्स फैकल्टी के चुनाव करता है तो उसको ये पता होनी चाहिए कि आज जो हमारा जीवन जो चल रही है उसमें पैसे का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। तो पैसा को सुनियोजित तरीके से कैसे सदुपयोग किया जाए, और किसी इंसान के पास अगर पैसा नहीं है तो अपने दिलो दिमाग से कैसे पैसे को इकट्ठा किया जाए और कैसे अपना व्यवसाय को, अपना बिजनेस को, अपने कंपनी को, अपने पार्टनरशिप फर्म को या सोल ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए। अगर वह व्यक्ति व्यापारी तबके का नहीं है तो वह सपोज जाता है अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में, तो वहां पर भी ये देखना पड़ता है उसे कि मैं अपने परिवार को जो भरण पोषण कर रहा हूं वह मेरा बजट का सिस्टम क्या होगा। अगर वह व्यक्ति अपने बजट का सिस्टम का उपयोग नहीं करता अच्छी तरीके से, तो उसको परिवार में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो हमारे परिवार में जरूरत है, जो हमारे परिवार की आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को अच्छी तरीके से हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अर्थात इससे क्लियर यही होता है कि हम लोग कॉमर्स के माध्यम से ये सीखेंगे कि कैसे पैसे का सदुपयोग किया जाए और कैसे किसी भी क्षेत्र में अगर हमारी जो भी उद्देश्य हो उसका अनुपालन, उसके पूरे रूल्स के तरह रूल्स को अपना करके हम कैसे पैसे का सदुपयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। और रह गई बात कि अगर कॉमर्स का जो स्टूडेंट आपने चुनाव किया है तो आने वाले तिथि में आपके पास में बहुत सारे एग्जामिनेशन का रास्ता ओपन हो गया है। जो जनरल कंपटीशंस में माना जाता है कि आप बैंकिंग के एरिया में भी जा सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, एसएससी का जो द्वारा जो प्रायोजित होती है परीक्षाएं उसमें भी भाग ले सकते हैं। मैंने सभी रास्ता आपका खुला हुआ है। इसके साथ साथ जो टॉप एग्जामिनेशन जो माना जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसमें भी आपको फैसिलिटी दिया जा रहा है, स्पेशल फैसिलिटी। बाकी अन्य फैकल्टी के स्टूडेंट्स जैसे साइंस और आर्ट्स के जो स्टूडेंट रहते हैं उसको फैसिलिटीज के नाम पर होता है क्या कि जैसे उसका क्वालिफिकेशन जो मार्क्स ऑब्टेंड किया है 60%, तो उस आधार पर उसका एडमिशन हो रहा है। लेकिन आपको उस जगह पर 55% का मार्क्स भी रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, आपका कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। जो हमारे इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक संस्था है, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। आप कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। इसके अलावे बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले तिथि में आपको पता चलते जाएगा। जैसे आज के तारीख में हमारे इंडिया में जीएसटी का जो फॉर्मेट लाया गया है, जीएसटी का जो रूप लाया गया है, उससे अति महत्व बढ़ गया है। उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे जीएसटी का हम रूल्स को फॉलो करें और हर व्यापारी, हर लोग कैसे जीएसटी का रूल्स अपनाते हुए अपने लेन देन को कार्यान्वित करें। तो आपका जो आज जो कॉमर्स का जो फर्स्ट ईयर का जो क्लासेस फर्स्ट क्लास आपके बीच में है,
उसमें से आपका सब्जेक्ट्स के रूप में होगा कि सबसे पहला आपका अकाउंटेंसी होगा, आपका एक पेपर। दूसरा पेपर होगा आपका कॉमर्शियल अर्थमेटिक। तीसरा पेपर आपका है बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर, और आपका ईटीपी रखे होंगे या तो हिंदी इलेक्टिव रखे होंगे। ये 5 पेपर आपको तैयारी करना है। तो अगर सभी पेपर अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो बढ़िया से आपका डिवीजन आएगा और एक अच्छा जो मंजिल आप पाना चाहते हैं उसमें आपका एक कदम या आइकम फर्स्ट ईयर भी होगा। तो आपको आज मैं क्लास में जो बताने जा रहा हूँ वह सब्जेक्ट हमारा कॉमर्शियल अर्थमेटिक है। उसके बाद मैं अकाउंटेंसी भी चालू करूंगा, बीएसटी भी चालू करूंगा, इकोनॉमिक्स भी होगा। ये सारी क्लासेस का व्यवस्था मैं दूंगा। तो ये कॉमर्शियल अर्थमेटिक में जो फर्स्ट चैप्टर आपका बुक्स में है वह हमारा है सन्निकटीकरण, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेशन। तो ये आपके और हमारे बीच में एक सवाल है कि आखिर ये चैप्टर अप्रोक्सीमेशन है, इस चैप्टर को लाने का आज भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या उद्देश्य है और क्यों ये अप्रोक्सीमेशन बनाया जाता है और इसका महत्व क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले एक इसको उदाहरण के जरिए पर इसको समझना ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए। सपोज एक व्यक्ति है, वह मैं एक टाइम लाइनर के रूप में खींचा हूं डिस्टेंस के आधार पर। इसमें से आपको देखना है यही चीज कि x और y दो व्यक्ति ना होकर के हम प्लेस के आधार पर ले रहे हैं कि एक व्यक्ति x से जाकर के y की तरफ जाना वह चालू किया। वह व्यक्ति अगर दूरी जो भी हो लेकिन वह चलना प्रारंभ करता है तो वह O1 पर अगर आता है, O1 एक प्लेस है, वहां पर वह पहुंचता है तो वह एहसास करता है कि अभी तक मैंने जितनी दूरी तय किया उससे हमें अपनी मंजिल जो y है वहां तक अभी काफी दूर है। लेकिन अभी हम जहां पहुंचे हैं वह हमारा x के निकट में है। मतलब हम चलना तो प्रारंभ किए लेकिन अभी भी हम x के निकट में ही हैं। y तो हमसे काफी दूर है, लेकिन वह पुनः फिर चलना चालू करता है और धीरे धीरे चलते चलते वह z तक पहुंचता है, एकदम मिडिल पॉइंट पर। तो वह अब एहसास करता है क्या कि अब उसका लब्ज जो है तो वो ये नहीं कहता है कि हम x के नजदीक में है या x के निकट में है, या तो ये नहीं बोलता है कि y के निकट में है। वह बोलने का अंदाज और उसका सोचने का अंदाज यही होता है कि हम x से y के बीच में जा रहे हैं y तक, तो अब z तक हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम बीच का रास्ता तैयार कर लिए हैं। मतलब बीच में वो पहुंच चुका है, मध्य दूरी तक पहुंच चुका है। अब x और z के बीच में जो दूरी है, x और y के बीच में z जो है वह दूरी बिल्कुल बीच में है, मतलब मध्य दूरी तक वह पहुंच चुका है। वह निकट की बात नहीं करता है। लेकिन z से जैसे ही आगे बढ़ा वह व्यक्ति, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह O2 तक पहुंचता है। तो अब वो ये नहीं कहता है फिर कि हम x के नजदीक में हैं, वह बोलता है कि अब हम जो है तो अपनी मंजिल जो मेरा था y, हम y के O2 तक पहुंच चुके हैं। अब हम y के नजदीक में हैं, मतलब कुछ पलों के बाद में, कुछ दूरी और चलने के बाद में हम y तक पहुंच जाएंगे। वो ये नहीं कहता है कि x के हम नजदीक में हैं। तो आप इसको निकटता का भाव समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ O1 में था तो वह x के नजदीक फीलिंग कर रहा था, z तक वह व्यक्ति पहुंचता है तो कहता है कि हम अब बीच में पहुंच गए, माने मध्य दूरी तय कर लिए हैं। और जब वह O2 में जाता है तो वह अब ये नहीं कहता है कि x के नजदीक में, बल्कि उसका सोचने और बोलने का अंदाज हो जाता है कि हम अब y के नजदीक में पहुंच चुके हैं, माने y के सन्निकट है। और धीरे धीरे वह अपना y तक अगर पहुंच जाता है तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बात क्या है कि ये सन्निकटीकरण में ये सुधारण का क्या भाव प्रकट करता है। मतलब सन्निकटीकरण अप्रोक्सीमेशन का यही मीनिंग होता है कि निकटता का संबंध है। इसीलिए लिखा हुआ है कि निकटता के आधार पर परिणाम निकालने की क्रिया को ही सन्निकटीकरण कहा जाता है।
जो निकटता का आधार है, हम लोग क्या यहाँ पर रीडिंग किए कि O1 पर पहुंचने के बाद वह व्यक्ति किसके निकट मान रहा है, x के निकट मान रहा है। O2 पर वह व्यक्ति पहुंचता है तो x के निकट ना होकर के अब y के निकट में है। तो इसीलिए इसके आधार पर अगर किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो वह हमारा एप्रोक्सीमेशन कहलाता है। तो ये तो हम पारिभाषिक रूप से हम समझ गए, अर्थ समझ गए, लेकिन इसको बनाने से हमको क्या लाभ है और किस लिए करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर मैथमेटिक्स में हमें डाटा पॉइंट में बहुत लंबा मिलता है अगर बाय द वे, तो उसको सन्निकटीकरण करके हम इसको सरलता पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। डाटा को हम सिंपल सिटी कर सकते हैं। अगर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, जैसे 476.2485965 तो 476 रुपया 24 पैसा इतना डाटा है मान लेते हैं। तो इसको सिंपल में अगर हमको करना है तो हम लिख सकते हैं 476.25, मतलब 476 रुपया 25 पैसा के बराबर में है ये वाला। तो ये सरलता को करने, सिंपल करने के लिए इस एप्रोक्सीमेशन को अपनाया जाता है। मतलब एप्रोक्सीमेशन का एक बहुत बड़ा लाभ है कि सिंपल सिटी हो जाता है कोई भी डाटा। अब आता है दूसरा कि कंपेयर, कि एक डाटा से दूसरे डाटा, सपोज यहां पर 856.2598 और इसको सिंपल सिटी के आधार पर आपको कंपेयर करना है तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम कर सकते हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस तक कर सकते हैं, या तो इंटीजर आइटम पर कर सकते हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब उसमें किसी प्रकार का दशमलव ना रहता है। तो इसका और इसका कंपेयर करने में आसानी हो जाता है। किस आधार पर कि हम जब अप्रोक्सीमेशन का रूल अपना लेते हैं तब। लेकिन अगर इसको और इसको इसी डाटा के आधार पर कंपेयर करना रहे तो हो सकता है ये कठिन महसूस हो सकता है। अब आता है सूक्ष्मता, कि किसी भी अंक को सूक्ष्म करना ये सन्निकटीकरण के माध्यम से किया जा सकता है ताकि उस आंकड़ा को आसानी पूर्वक से समझा जा सकता है। और चौथा लाभ है क्या कि गणना क्रियाओं में सुविधा। अगर किसी प्रकार का कैलकुलेशन अगर करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि आज की आबादी भारत की जितनी है उसमें से हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट डाटा के रूप में ना होकर के कि लगभग 121 करोड़ की आबादी हो सकती है। तो यहां पर बात आता है कि किसी प्रकार का कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स का तो उसमें अप्रोक्सीमेशन का रूल्स अपनाते हैं तो हमें ये सुविधा मिल जाती है। ये 4 लाभ आपके बीच में है सन्निकटीकरण का, सरलता, तुलना, सूक्ष्मता, गणना क्रियाओं में सुविधा। तो अब रूल्स क्या है, क्या रूल है, व्हाट इज द रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड एक्सप्लेन अबाउट इट। तो यहां पर बात आता है क्या कि कैसे इस चीज को अध्ययन करेंगे। जो आपकी स्क्रीन में मैंने लिख दिया है कि जिस स्थान पर आपको मान निकालना है उसके दाहिने वाले स्थान का अंक यदि 5 या 5 से अधिक है तो इस स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देना चाहिए, और 5 से कम है तो इसको नहीं जोड़ना चाहिए। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल वे के माध्यम से कि प्रश्नावली आपका 1 है, एक्सरसाइज 1। इसमें से बोला हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको है, पहला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर एंड 1, 2, 3 एंड 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पर दिया हुआ है 3497.2563। तो हमें पूछा क्या, 1 दशमलव स्थान तक। तो 1 दशमलव स्थान तक यहां पर अगर बाउंड्री लाइन हम करते हैं तो इससे क्लियरेंस क्या हुआ कि जो बाउंड्री लाइन के दाहिने साइड का अंक जो है वह हमारा 5 या 5 से ज्यादा है क्या। अगर 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो हम यहां पर +1 कर देंगे, अगर 5 से कम रहेगा तो +0 कर देंगे। तो हमारा डाटा एग्जैक्ट क्या आया, क्या 3497.3, और यह लिख करके क्लियर कर दिया जाएगा। और यहां लिख दिया जाएगा कि 1 दशमलव स्थान के सन्निकट अप्रोक्सीमेट ऑफ 1 डेसिमल।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ही फिर पूछा कि 349.7.256 तो 2 दशमलव स्थान के सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो 2 दशमलव स्थान के दशमलव के एक स्थान और एक 2 स्थान, तो 2 स्थान रख करके और फिर बाउंड्री लाइन आप खींच दिए। तो बाउंड्री लाइन के बाद दाहिना अंक जो है वह हमारा 5 या 5 से ज्यादा है, आप इस चीज को देख सकते हैं, 6 है, तो फिर यहाँ +1 हो गया। तो अब बात आता है क्या कि 3497.26, तो अभी यहाँ पर बात आया 2 दशमलव स्थान के सन्निकट, ये लिख दीजिएगा तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और आपका एग्जामिनेशन में भी अच्छा रहेगा। सन्निकट। अब फिर आता है क्या, यही सवाल का 4 आंसर आएगा आपका 3497.2563। आपको 3 दशमलव स्थान तक पूछा, तो 1 दशमलव स्थान, 2 दशमलव, 3 दशमलव। अब यहाँ पर देखना है क्या कि 3 जो है यहाँ पर दाहिना अंक में जो अंक छूट जा रहा है वह दाहिना अंक 5 या 5 से कम है कि ज्यादा है, तो निश्चित है 5 से कम है, इसलिए यहाँ +0 लगाएंगे। ओके, 3497.256। अब इसको बॉक्स में डाल दीजिए आप और यहां लिखिए 3 दशमलव स्थान के सन्निकट। ओके, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। 3497.2563, यहां बोला 4 दशमलव स्थान के सन्निकट, तो 4 दशमलव स्थान का मतलब इसके बाद हमारा कोई अंक नहीं है, तो यहां पर निश्चित है कि +0 हो जाएगा। तो यहां पर आ गया आंसर आपका 3497.2563 और यहां पर लिखेंगे हम लोग 4 दशमलव स्थान के सन्निकट, स्थान के सन्निकट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पार्ट दिया हुआ है 1 नंबर का, इसमें 4 सवाल आपका पूछा हुआ है कि 1 दशमलव स्थान तक, 2 दशमलव स्थान तक, 3 दशमलव स्थान तक और 4 दशमलव स्थान तक। इसके साथ साथ में एक और चीज छूट रहा है इसमें कि पूर्णांक के सन्निकट, तो यहां पर आप लिख लीजिए 3497.2563। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट नंबर, उसमें से डिसिमल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमने बाउंड्री मार दिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो छूट जा रहा अंक, उसका पहला अंक 2 है जो 5 से कम है, तो 5 से कम होने पर कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब +0 हो जाएगा। तो हमारा हो गया यहाँ 3497। अब इसको बॉक्स में हम डाल देते हैं ताकि ध्यान आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक के सन्निकट। ओके, पूर्णांक के सन्निकट। अब इस तरह का सवाल जो है एकदम सेम नेचर का सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अब एक अगली क्वेश्चन की तरफ से हम आते हैं, ये आपको डिलीट कर रहा हूं वहां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि एक्सप्रेस द 175653 करेक्ट टू द नियरेस्ट 100,000 मिलियन रिस्पेक्टिवली, कि सैकड़े, हजार, 10 लाख के सन्निकट निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 175653 और इसको बोला सैकड़े का सन्निकट, तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पर 4 लिखे हैं तो यहाँ पर दशमलव कहाँ पर है, तो ये बाएं नहीं बल्कि यहाँ पर होता है दशमलव, क्योंकि इस अंक के बाद 0000 जितना लगाना है, अंक के परिणाम रिजल्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वैल्यू वही रह जाता है। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लगा दिए तो ये 4 रुपया ना होकर के 40 पैसा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आंकड़ा जो है, कोई भी डाटा रहता है 8, तो ये पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से 175653 यहाँ डेसिमल पूछा जाएगा कि बच्चों बताइए कि आपका दशमलव कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर जी 3 के बाद में है।
तो यहाँ पर एक चीज और क्या पूछा, करेक्ट टू नियरेस्ट 100, सैकड़े के सन्निकट 1000 और 10 लाख के सन्निकट। तो सैकड़े का मतलब हो गया, भाग देना पड़ेगा आपको 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 का मतलब 100। तो हमारा दशमलव तो यहाँ पर है, तो अब जब भी डिवाइड किया जाता है तो दशमलव जहां पर रहता है, तो जितना 100 से अगर डिवाइड करना है तो 100 में 2 जीरो, तो 2 अंक आपका लेफ्ट कर जाएगा। यही चीज आपको मल्टीप्लाई करना अगर रहेगा 100 से, तो 2 अंक राइट कर जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर था, तो आप 2 अंक लेफ्ट किए तो आपका आ गया 17565.43। अब इतना आ चुका है। अब यहाँ पर बात आता है कि सन्निकटीकरण करना है आपको। तो जब भी डिवाइड कर देंगे सैकड़े के सन्निकट या 1000 या 10 लाख के सन्निकट का मामला रहेगा, तो ये कंप्लीट नंबर रख करके दशमलव के बाद जितना सारा अंक है वो सारा हम छोड़ देंगे। तो दशमलव के बाद का अंक सारा छूट गया। अब देखते हैं 4 जो है तो 5 से कम है, इसलिए हम कोई भी वैल्यू नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारा मान हो जाएगा आंसर 17,565। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां लिखेंगे सैकड़े के सन्निकट, क्या लिखेंगे हम लोग, सैकड़े के सन्निकट। अब देखिए इसमें 3 आंसर आएगा आपका, 17, 56, 5, 4, 3। अब यहां फिर पूछा क्या कि आपको 1000 के सन्निकट निकालना है। तो 1000 में 3 जीरो होता है, इसका मतलब 10 का पावर 3। तो दशमलव यहां पर है, तो आप एरो करके हम आपको इंडिकेट कर देते हैं समझने के लिए। तो 3 अंक लेफ्ट चला गया, तो 17,175,6.543। अब यहां पर हमको क्या करना है कि इस जगह पर आपको बाउंड्री लाइन किया गया। बाउंड्री लाइन करने के बाद में यहाँ पर +1 आपको देना है, क्योंकि 5 ज्यादा है। तो यहाँ 1757 और कितना से हम गुना किए हुए थे, 10 का पावर 3। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1000 के सन्निकट, 1000 के सन्निकट। और साथ साथ में यहाँ पर जो हम लोग का छूट जा रहा था कि कितना से हम लोग डिवाइड किए हुए थे, 10 का पावर 2 से, तो गुना कर देंगे हम लोग, गुना 10 का पावर 2। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 1756543। अब बोला क्या, 10 लाख के सन्निकट। तो 10 लाख का मतलब क्या हो गया, 10 का पावर 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.756543। अब यहाँ पर बाउंड्री लाइन मारेंगे। अब 7 इज मोर देन 5, देन इंक्लूडेड 1 +1, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 10 का पावर 6, मतलब आ गया यहाँ पर 10 लाख के सन्निकट, 10 लाख के सन्निकट। तो इससे क्लियर क्या हुआ, ये जो पारिभाषिक रूप से यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर कैसे मिलाएंगे, कैसे प्रैक्टिकल वे में मिलाएंगे, कि हम लोग बोल सकते हैं कि 17,56,543 रुपया, इसका मान सैकड़े के सन्निकट में निकाला हुआ है। तो बोलेंगे 17,565 हंड्रेड्स है, 17,565 हंड्रेड्स। तो एक ही बात हुआ आपका। इसीलिए इस चीज पर गौर करने वाली बात है कि जब भी सैकड़े, 1000, 10 लाख, लाख ऐसी बातें आपके साथ होगी, तो वहां पर आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा। और अगर दशमलव नहीं दिया हुआ रहेगा डाटा में, तो आपको समझना है कि अंक का अंतिम जो आता है उसके बाद में आपका हिडन रहता है, यहाँ पर दशमलव छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मान के चलेंगे। और जो 10 का पावर 2 से भागा देंगे, तो हम लोग बाएं साइड में लेफ्ट करेंगे आपका 2 डिसमिल, और 2 डिसमिल के आधार पर फिर यहाँ बाउंड्री लाइन करेंगे। और जो छूट जा रहा है अंक, उसको देखेंगे क्या कि क्या 5 या 5 से ज्यादा है क्या। अगर ज्यादा रहेगा तो रूल्स के अनुसार से हम लोग 1 जोड़ेंगे, अगर 5 से कम रहेगा तो 0 जोड़ेंगे। यहाँ पर इस सवाल में देखिए 4 है, इसलिए 0 जोड़ा गया, और ये जोड़ करके 17,565 गुना 10 का पावर 2 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। उसी प्रकार से दूसरा डाटा में पूछा हुआ कि 1000 के सन्निकट, तो 3 दशमलव लेफ्ट करेंगे हम,
3 दशमलव जोड़ने के बाद में 5 छूट जा रहा है, 5 के बदले में +1 किए तो 1757,000 हो गया आपका। उसी प्रकार से यहाँ 1756453 गुना 1/10 टू द पावर 6, 10 लाख के सन्निकट, तो 6 जीरो पड़ता है 10 लाख में, तो 3 और 3 6, 1 के बाद हुआ तो 7 इज मोर देन 5, सो वी इंक्लूडेड 1, तो 1 and 1 इट मीन्स 2 into 10 to the power 6, मतलब 10 लाख के सन्निकट। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके बीच में समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो रूल्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बारे में भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, और आशा और उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और ये अगर आपके बीच में एक सवाल है कि अगर जो चीज अच्छा से आप समझ जाइएगा तो निश्चित है कि 2-3 क्वेश्चन और आगे बढ़ जाइएगा। तो इस प्रकार से आज के क्लास का होमवर्क जो आपके बीच में है वह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक आप सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को 1 2 3 4 5 तक आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। तो ये सन्निकटीकरण का आपको महत्व बताएं, और आज हम अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अप्रोक्सीमेशन का क्या रूल्स होता है, क्यों बनाया जाता है, इसको बनाने के बाद में लाभ क्या है, इसके बारे में भी हम आपके बीच में चर्चा किए। तो समय समय आपको बताया जाएगा और आप इस चीज को उठाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके बीच में अगर क्लास को गंभीरता से आप लेते हैं तो छोटी छोटी जानकारियां एक दिन आपके बीच में बहुत बड़ी जानकारी हो जाएगी, और आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज समझने में दिक्कत ना हुआ होगा। और धीरे धीरे प्रत्येक क्लास में आप ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद इस चीज का जानकारी उठाने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ में सर्वदा रहूंगा, और हम आपके रिजल्ट को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आज के क्लास में सन्निकटीकरण का रूल्स, एडवांटेजेस, लाभ, और आपको किस रूप में बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपके बीच में चर्चा किए। तो आज का क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक यू।